ये हमारा सेकंड क्लास है, इसका सेकंड क्लास यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला क्लास हम लोग कर लिए थे, तो आज इसका पहला टॉपिक ये है कि कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम स्पाउस इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, कैश का गिफ्ट रिसीव हुआ स्पाउस से और उसको इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में। ठीक है, अब वो किस तरह का बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोविजन को उसी हिसाब से आपको समझना होगा। इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया गया उसमें, पहला पार्ट ये। और दूसरा समझना होगा इन्वेस्टेड इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी बिजनेस पहले से चल रहा था, उसी में वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया। इन्वेस्टेड इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, समझिएगा, दोनों का प्रोविजन एकदम डिफरेंट है। यहां पर जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट received taxable in the hands of transferor। ठीक है, एग्जाम्पल, Ravi gives ₹2 lakh to his wife. Okay. Wife invested ₹5 lakh to start a business, of which ₹2 lakh received from Ravi। 5 लाख टोटल इन्वेस्ट हुआ, उसमें से 2 लाख रुपए जो रवि से मिला था वो भी इन्वेस्ट हुआ नया बिजनेस स्टार्ट करने में। प्रॉफिट ऑफ द न्यू बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रुपीज सपोज 60,000। ओके, तो इसमें 60,000 जो प्रॉफिट आया ना, उसको में जो रवि से मिला 2 लाख रुपया, उसके प्रोपोर्शन में हम निकाल लेंगे कि रवि से जो गिफ्ट मिला 2 लाख, उसके शेयर के प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है ना, देखिए इसमें निकालने एकदम सिंपल है। टोटल प्रॉफिट 60,000 हुआ। क्लबिंग कैसे होगा हमारा, एकदम सिंपल। 5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट किया तो 60,000 का प्रॉफिट हुआ। 5 लाख में 60,000 का प्रॉफिट है, तो 2 लाख में कितना होगा निकाल लेंगे प्रोपोर्शनेटली। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रवि इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, और 2 लाख रुपया रवि ने दिया था उसमें से, मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख। निकाल लीजिए जो अमाउंट आएगा, 24,000।
24,000 रुपया, 60,000 में 24,000 रुपया रवि के हैंड में टैक्सेबल होगा। और बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया भाई? 60 में से अगर बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा 36,000 रुपया। 60 में से 24 माइनस कर दो तो ये प्रॉफिट 36,000 टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ वाइफ। ओके, क्लियर? नो डाउट? समझ में आया बात? एकदम सिंपल प्रोविजन है भाई कि जितना प्रॉफिट हुआ उसको 2 हिस्सा में बांट दो। वाइफ जो उसको स्पाउस से गिफ्ट के रूप में मिला था 2 लाख, उसके बराबर का प्रॉफिट स्पाउस के हैंड में, यानी ट्रांसफरर रवि था यहाँ ट्रांसफरर, तो रवि के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा और बैलेंस जो है उसी के हैंड में टैक्सेबल होगा। तो न्यू बिजनेस के केस में ये प्रॉफिट हमारा इस तरह से बटेगा। अब बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है उससे का मतलब नहीं। मान लो यहाँ डेट दिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। सपोज स्टार्ट उसने किया 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया ऑन 1 अक्टूबर 2022, डेट दे देते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 को बिजनेस स्टार्ट हुआ। हमको कोई मतलब नहीं है बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, बिगनिंग ऑफ द ईयर में, मिड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में, उससे कोई मतलब नहीं। बिजनेस कभी भी स्टार्ट हुआ होगा, उस नया बिजनेस का प्रॉफिट जो आया 60,000 वो हम इस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। अमाउंट इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में जितना उसका अपना पैसा था 3 लाख रुपया उसने अपना इन्वेस्ट किया था, 2 लाख रुपया उसको रवि से मिला, तो 2 लाख के बराबर का जो प्रॉफिट था वो रवि के हैंड में टैक्सेबल हो गया। बाकी 3 लाख के बराबर का बचेगा 36,000, वो उसके अपने हैंड में टैक्सेबल होगा। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये हम न्यू बिजनेस में अगर बोले कि अगर पैसा न्यू बिजनेस में लगाया गया तो ये प्रोविजन था। अब आइए एग्जिस्टिंग बिजनेस में थोड़ा अलग है, माने वो बिजनेस पहले से चल रहा है, ठीक है, वो बिजनेस पहले से रन कर रहा है, तो उस केस में प्रोविजन थोड़ा अलग है, ठीक है। प्रोविजन क्या है लिखेंगे, इफ amount received invested in existing business on first day of the previous year या फाइनेंशियल ईयर जो लिखे आप, ऑफ द प्रीवियस ईयर, देन क्लबिंग प्रोविजन attracted during the previous year। उस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर में तभी आपका क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा जब वो पैसा जो है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में इन्वेस्ट होगा। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर कौन सा डेट होता है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को अगर वो अमाउंट जो है अमाउंट इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में, तभी जाके क्लबिंग प्रोविजन उस प्रीवियस ईयर में अट्रैक्ट करेगा। एग्जिस्टिंग बिजनेस में ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो उस प्रीवियस ईयर में वो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेगा। बाकी बांटना आपको शेयर है, ठीक है। पहला पॉइंट अगर फुलफिल हो गया तो प्रॉफिट को उस केस में हम लोग बांटेंगे सेम, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर in proportion to amount received from spouse
taxable in the hands of transferor. ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। समझ में आया बात? अब देखिए, हम इसी क्वेश्चन सेम एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एकदम सेम। रवि गिव्स ₹2 lakh to his wife, ठीक है। वाइफ invested this amount as capital of existing business during previous year, 22-23, during previous year 22-23। Ravi gives ₹2 lakh to his wife. Wife invested this amount as capital of existing business during previous year 22-23। ठीक है। Profit of business ₹60,000। Capital of business on 1 April 2022 ₹3 lakh। ठीक है। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इफ पहला अमाउंट of ₹2 lakh invested in business on 10 अप्रैल 2022। ठीक है। दूसरा अमाउंट invested in business on 1 अप्रैल 2022। लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। तो देखिए, दो सिचुएशन हमने आपको बताया है प्रोविजन का मतलब समझने के लिए। एक कि 2 लाख रुपया उसने 10 अप्रैल को इन्वेस्ट किया पुराने बिजनेस में वाइफ ने, और दूसरा सिचुएशन हमने बनाया कि नहीं, 2 लाख रुपया 1 अप्रैल को ही इन्वेस्ट किया उसने, वाइफ ने, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में। तो पहला सिचुएशन में क्या है, अभी मैंने क्या लिखा आंसर, अगर इसका हम बनाते हैं, फर्स्ट सिचुएशन का क्या होगा, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर में, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, 10 अप्रैल को इन्वेस्ट हो रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस में। तो फर्स्ट वाले केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं होगा, यानी ड्यूरिंग द ईयर 22-23 में जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। टोटल का टोटल 60,000 रुपया वो वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल होगा, रवि के हैंड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 10 अप्रैल को उसने किया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सिंस अमाउंट रिसीव्ड
from Ravi becomes part of capital of existing business on 10th अप्रैल 2022. So, clubbing provision not attracted during assessment year 23-24. Hence, profit of rupees 60,000 taxable in the hands of वाइफ. जब क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो सारा का सारा प्रॉफिट फर्स्ट सिचुएशन में वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल होगा. हो गया? समझ में आया बात? हाँ जी. हाँ सर. चलो, हो गया ये बात खत्म. अब दूसरा सिचुएशन में आ जाइए. दूसरा सिचुएशन में बोलता है अमाउंट जो है वो 1 अप्रैल को ही इन्वेस्ट कर दिया उसने. तो इसका आंसर क्या होगा कि इस ईयर में प्राइस 23 प्रोविजन प्रीवियस ईयर में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो गया, इसीलिए क्लबिंग होगा. बाकी आंसर तो उसी तरह निकाल लेंगे, लिख लेंगे हम लोग फिर से. सिंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रवि becomes part of capital on 1st अप्रैल 2022. So, clubbing provision attracted during assessment year 23-24. Hence, profit of 60,000, ठीक है, in proportion to capital taxable in hands of रवि. तो निकाल लेंगे. 60,000 है. अब आप देखिएगा 3 लाख इसका कैपिटल पहले से था पुराना बिजनेस का 1 अप्रैल को, और 2 लाख और इन्वेस्ट की, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, तो 24,000 रुपया प्रॉफिट रवि के हैंड में टैक्सेबल होगा. ठीक है. अब बैलेंस प्रॉफिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाइफ, दैट इज रुपीज 30,000. तो जब क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा तो अब मान लो हमको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है बिजनेस का. क्लोजिंग कैपिटल ऑफ वाइफ, वाइफ का क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ वाइफ नहीं, बिजनेस ना. ठीक है. तो ओपनिंग कैपिटल था 3 लाख,
प्लस इन्वेस्ट हुआ और 2 लाख, प्लस जो वाइफ का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे इसमें, वाइफ शेयर ऑफ प्रॉफिट 36,000। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल ये आएगा 5,36,000। जो हस्बैंड के हैंड में चला गया, रवि के हैंड में टैक्सेबल हुआ प्रॉफिट, वो इसका कैपिटल में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया बात? लिख लिए? तो दोनों प्रोविजन में दोनों तरह का बिजनेस का प्रोविजन समझ में आ गया। न्यू बिजनेस में आपको ये नहीं देखना है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, बिगनिंग में है, एंड में है, कभी भी हो, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर हमेशा क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। पुराना बिजनेस है तो इन्वेस्ट जो भी अमाउंट रिसीव हुआ स्पाउस से वो बिगनिंग ऑफ द ईयर में यानी फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, तब जाके क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। एक दिन का भी डिले होगा ना, अगर क्वेश्चन में लिखेगा कि 2 अप्रैल को इन्वेस्ट किया तो भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोविजन एकदम क्लियर है कि फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में वो इन्वेस्ट होना चाहिए। तो अगर 2 अप्रैल में भी इन्वेस्ट करेगा तो भी वो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया बात? चलो, हो गया बात। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलो फटाफट। देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ है। ये नहीं है, ये नहीं है, 1 मिनट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन तो होना चाहिए। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 12 12 12 12। A proprietary business was started by श्रीमती रानी in the year 2021 as on 1 अप्रैल 2021। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को उसने स्टार्ट किया बिजनेस। हर कैपिटल इन बिजनेस वाज ₹3 लाख। हर हस्बैंड गिफ्टेड ₹2 लाख ऑन 10 अप्रैल 2021, विच अमाउंट श्रीमती रानी इन्वेस्टेड इन हर बिजनेस ऑन द सेम डेट। 10 अप्रैल को मिला गिफ्ट, 10 ही अप्रैल को उसने वो बिजनेस में लगा दिया 2 लाख रुपया, 10 अप्रैल 2021 को। श्रीमती रानी अर्नड प्रॉफिट फॉर हर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 1.5 लाख रुपया और 22-23 में 3,90,000 रुपया। कंप्यूट द नेट इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द रानीज हस्बैंड फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 23-24। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? 2021 में बिजनेस स्टार्ट हो गया था, यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और जब स्टार्ट हुआ उसके बाद उसका 1 अप्रैल का कैपिटल आपको 3 लाख दिया है, और हस्बैंड से 2 लाख का गिफ्ट मिला उसको 10 अप्रैल को। उसी दिन उसने उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको प्रॉफिट दिया है 21-22 का 1.5 लाख और 22-23 का 3,90,000। क्लबिंग कैसे होगा पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इन्वेस्ट कब हुआ? 10 अप्रैल 2021, यानी 21-22 में इन्वेस्ट हुआ, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हुआ क्या? 1 अप्रैल 2021 को नहीं इन्वेस्ट हुआ,
इन्वेस्ट हुआ वो पैसा 10 अप्रैल को, यानी 21-22 में तो क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। नो क्लबिंग ऑन 21-22 वाला प्रॉफिट हस्बैंड के हैंड में क्लब नहीं होगा, वो पूरा का पूरा श्रीमती रानी के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया बात? तो 21-22 में तो कोई क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। 21-22 का पहले समझ लेते हैं। आइए, 21-22 का क्या हो गया? हमारे पास कैपिटल पहले से 3 लाख का था, श्रीमती रानी का कैपिटल, ठीक है। जो प्रॉफिट हुआ पूरा का पूरा यहीं टैक्सेबल हो जाएगा, 1,50,000 रुपया। यानी हमारा 31 मार्च 2022 को टोटल कैपिटल हो जाएगा 4.5 लाख रुपया। पूरा का पूरा ये श्रीमती रानी का कैपिटल हो गया, ठीक है। कोई क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन में लिखा है ना, 4.5 लाख रुपया पूरा का पूरा श्रीमती रानी का कैपिटल हो गया। 3 लाख रुपया था, हस्बैंड का नील है, ठीक है। हस्बैंड में कुछ नहीं है आएगा, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है 21-22 में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। 23-24 देखिए, 23-24 में इनकम कितना हुआ, सॉरी 22-23 में इनकम कितना हुआ, 3,90,000। तो 22-23 में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो तो इन्वेस्टर हो गया ना, इन्वेस्ट तो 2 लाख रुपया 10 अप्रैल 2021 को ही हो गया। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2022 को वो 2 लाख रुपया पार्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि इन्वेस्ट तो 2 लाख हो ही चुका है। तो 1 अप्रैल 2022 को तो वो कैपिटल का पार्ट बन चुका है 2 लाख रुपया। इसीलिए 22-23 में क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 22-23 में क्या होगा तो देख लेते हैं। 22-23 में क्या होगा, देखिए 22-23 में हमको प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। 22-23 का प्रॉफिट कितना है भाई, 3,90,000। अच्छा, 4.5 का कैपिटल था, इसमें 2 लाख रुपया और इन्वेस्ट हो गया, यानी यहाँ टोटल कैपिटल 6,50,000 हो गया। आफ्टर 2 लाख इन्वेस्ट होने के बाद 6,50,000 हो गया। इसमें से 2 लाख रुपया उसका हस्बैंड का है, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए कि 22-23 का प्रॉफिट हुआ 3,90,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, कितना आ रहा है प्रॉफिट? $1,20,000। तो 1,20,000 जो प्रॉफिट है वो हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। हस्बैंड का शेयर जो आ रहा है 1,20,000 आता है, 1,20,000 हस्बैंड के हैंड में, तो श्रीमती रानी के हैंड में कितना होगा, 2,70,000 बच गया, ठीक है। तो 2,70,000 देखिए यहाँ पर वो इसीलिए श्रीमती रानी में ऐड किया है, और 1,20,000 हस्बैंड के हैंड में क्लब होगा। समझ में आया बात? लिखा हुआ भी है, देयर फॉर द इनकम टू बी क्लब्ड ऑफ श्रीमती रानीज हस्बैंड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इज 1,20,000। कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ में आया बात? हाँ सर। चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तब दिक्कत होता है। समझ समझ का फेर है, ऐसे भी समझ गए, समझ समझ के समझ, समझ समझ के समझ है।
ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, देखें एक और क्वेश्चन होना चाहिए शायद। सेम क्वेश्चन 17 नंबर देखिए। A proprietary business was started by Mrs. Rar in the previous year 1 अप्रैल। अरे रे 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 अच्छा, इसमें खाली ड्राइंग है, बस पूरा क्वेश्चन ऐसे सेम है, इसमें खाली ड्राइंग दिया है और कुछ नहीं दिया है, नया नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा नया। 1 अप्रैल 2000, हर कैपिटल इज 3 लाख, हर हस्बैंड गिफ्टेड 2 लाख ऑन 10 अप्रैल 2021, विच अमाउंट मिसेस आर इन्वेस्टेड in her business on the same date. Mrs. R earned profit for her proprietary business for the financial year 21-22, 1,50,000। ड्राइंग उसका हुआ उसी साल का 10,000 रुपया, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ईयर 22-23 का प्रॉफिट है 3,90,000, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन भी उसी तरह करेंगे हम लोग। आ जाइए पहले 21-22 सॉल्यूशन सिंपल है कि भाई 21-22 में नो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्टेड, नो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्टेड सिंस अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड not part of capital on 1 अप्रैल 2021। तो इन्वेस्ट हुआ 10 अप्रैल को, 1 अप्रैल को तो कैपिटल का पार्ट नहीं था, इसलिए क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल हमारे पास जो था 1 अप्रैल 2021, किसका था ये, क्या नाम है इसका, मिसेस आर का कैपिटल था 3 लाख। सारा प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे, ऐड प्रॉफिट 21-22 वाला पूरा, 21-22 में कहाँ गया प्रॉफिट, 1.5 लाख, माइनस ड्राइंग भी कर देंगे, इसी साल का है ये 10,000, और जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो भी कर देंगे 2 लाख। सब मिला जुला के कैपिटल उस दिन का हो जाएगा, एंड ऑफ द ईयर का, यानी 31 मार्च 2022 का अगर बोले तो 3 और 2 5 और 6 50, 10 माइनस हो गया 6 40, ठीक है। लिख लिए, लिख लिया जी, आगे करें। हाँ सर। 22-23 में आ जाते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्टेड हो रहा है, यहाँ क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को वो 2 लाख रुपया हमारा कैपिटल का पार्ट है, ठीक है ना। ये तो चूंकि हम देखो ऐड किए 6,40,000, तो 31 मार्च 2022 का कैपिटल है वो, तो उसमें 2 लाख रुपया वो भी है जो उसको वाइफ हस्बैंड से मिला, तो इसलिए क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा यहाँ पर। जब क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा तो अब प्रॉफिट को बांटिए। प्रॉफिट हमारा टोटल है 3,90,000, ठीक है। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड कितना आ जाएगा, ये निकाल लेंगे उसी तरह सेम। हलाल नहीं करो तुम लोग। 3,90,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 6,40,000, इसमें से 2 लाख रुपया हस्बैंड का कैश था वो है, निकालो।
3,90,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, ये अमाउंट आ गया 1,21,875 रुपया हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब बाकी जो प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, क्या नाम था इसका, मिसेस आर, इन द हैंड्स ऑफ मिसेस आर। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आप माइनस करके निकाल लो। 3,90,000 में से 1,21,875 घटाओ तो 2,68,125। ठीक है, समझ में आया बात? चलो हो गया ये भी। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखिए रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस, हेडिंग ये दीजिएगा, रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस का क्लबिंग का रूल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस का क्लबिंग का रूल क्या है। मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें कि मिस्टर आर जो इस कंपनी में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब मिनिमम 20% होता है, कम से कम 20% इंटरेस्ट है। यानी मान लेते हैं कि 20% शेयर वो एक्वायर करके रखा है एक्स लिमिटेड का। मिस्टर आर की वाइफ ऑफ आर, सपोज सिंपल छोड़ देते हैं, वाइफ ऑफ आर ही समझ लेते हैं। वाइफ ऑफ आर इसी कंपनी में जॉब करती है। ठीक है, लेकिन वाइफ ऑफ आर का कोई नॉलेज नहीं है, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है। उसको मिस्टर आर के रेफरेंस से ही मान लो कि एक तरह से जॉब मिला है। उसका कोई अपना स्पेशल क्वालिफिकेशन, कोई टैलेंट नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं कि उसके पास कुछ टैलेंट वगैरह है कि टैलेंट के बेसिस पे उसको जॉब मिल गया। नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ भी उसका अपना नहीं। ठीक है, लेकिन उसको जॉब मिल गया एक्स लिमिटेड में, जिसमें उसके हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है,
तो अब वाइफ को जो यहाँ रेमुनरेशन मिलेगा, सैलरी, रेमुनरेशन का मतलब जो सैलरी मिलेगा, सैलरी, वाइफ को जो सैलरी मिलेगा वो सैलरी वाइफ के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये सैलरी जो है मिस्टर आर के हैंड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो क्या लिखता है देखिए, एन इंडिविजुअल इज चार्जेबल टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय द स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न। ठीक है, फ्रॉम ए कंसर्न मतलब एक बिजनेस कंपनी या जो भी है, इन विच द इंडिविजुअल हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ओके, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अगर हमारे स्पाउस का और दूसरे वाइफ का या हस्बैंड का जॉब लग जाता है उसी कंपनी में जिसमें एक स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, और मिस्टर वाइफ किसी को भी जॉब लग रहा है, लेकिन जो जॉब लग रहा है उसमें कोई उसका स्पेशल स्किल, टैलेंट, नॉलेज, क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, बस लग गया जॉब। क्योंकि दूसरा स्पाउस जो है उसका 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसीलिए उसका जॉब लग गया वहाँ। क्लियर? तो ये हमारा एक सिंपल पॉइंट था। तो आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छी तरह से सजा के लिख लेते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा। हाँ, जाओ जाओ जाओ, तुमको जहाँ जाना है। कि जब का माउस है भाई, एकदम अपने हिसाब से चलता है। जाओ जाओ। रेमुनरेशन टू स्पाउस। Any remuneration यानी सैलरी, फीस, कमीशन received by spouse from an concern in which other spouse has substantial interest, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब याद रखना है सिंपल, मिनिमम 20%। ठीक है, देन remuneration taxable in the hands of spouse which have substantial interest। जिस स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा उसके हैंड में रेमुनरेशन क्लब हो जाएगा। ठीक है,
but no clubbing provision attracted if spouse has get the job due to special skill, talent, qualification, professional qualification, एग्जाम्पल MBA, BBA, ठीक है, BCA, MCA, CA, CMA, CS, LLB, एक्सेट्रा। इस तरह का कोई डिग्री उसके पास है, ठीक है, या और भी बहुत सारा स्पेशल कोर्स है जिसका उसके पास नॉलेज है, ठीक है, स्किल है, सर्टिफिकेट है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविज़न अट्रैक्ट नहीं होगा, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगा। हाँ, बिना कोई स्किल, बिना कोई टैलेंट, बिना कोई क्वालिफिकेशन का उसको जॉब मिल गया है, ठीक है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविज़न अट्रैक्ट होगा और जो रेमुनरेशन है वो क्लब हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा दूसरे स्पाउस जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो केवल रेमुनरेशन क्लब होगा, ध्यान रखिएगा बात। ओनली द क्लबिंग प्रोविजन ओनली ऑन अप्लीकेबल ऑन द रेमुनरेशन, सभी चीज पे अप्लीकेबल नहीं होगा, हर तरह के इनकम पे नहीं। ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल टू द रेमुनरेशन पार्ट। समझ गए बात? देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर रवि has substantial interest in X Limited. Mrs. Ravi employed in X Limited. No special skill या स्पेशल क्वालिफिकेशन, तो उसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, बस जॉब मिल गया, ठीक है। मिसेस रवि हैज फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23। सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड 2,30,000। Interest received from deposit in X Limited 30,000। Dividend received from X Limited 15,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000। सपोज ये आपको दिया हुआ है। अब आपका टैक्सेबिलिटी आपको कैसे होगा, आंसर इसका
कौन सा इनकम क्लब होगा? हम आपको बताया अभी कि केवल रेमुनरेशन पे क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, अदर इनकम पे नहीं। जो उसको रेमुनरेशन मिल रहा है ना एक्स लिमिटेड पे, एक्स लिमिटेड में रवि का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, उसी में उसकी वाइफ जॉब कर रही है बिना कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन का। तो मिसेस रवि को जो सैलरी मिल रहा है फ्रॉम एक्स लिमिटेड वही केवल क्लब होगा, इस पे नहीं क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। जो इंटरेस्ट उसको एक्स लिमिटेड से मिल रहा है उस पर क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। डिविडेंड जो रिसीव मिल रहा है एक्स लिमिटेड को से, उस पर भी क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा, ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे होगा। केवल और केवल सैलरी जो है, जो रेमुनरेशन मिल रहा है उसी पे क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। क्लियर? समझ में आया बात? हाँ जी। तो ध्यान से, ऐसा नहीं कि सब चीज हर इनकम को आप क्लब कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। ठीक है, तो यानी अगर हम लिखेंगे रवि के हैंड में क्या टैक्सेबल होगा और मिसेस रवि के हैंड में क्या टैक्सेबल होगा, यहां लिखेंगे सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड, तो ये रवि के हैंड में इंक्लूड हो जाएगा 2,30,000, इसमें नहीं होगा। फिर सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड टू मिसेस रवि, मिसेस रवि का ये सैलरी है लेकिन इनकम माना जाएगा वो 2,30,000 रवि का, रवि के हैंड में टैक्सेबल होगा। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ये 30,000 इसी के हैंड में टैक्सेबल होगा, यहाँ क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इस पे भी हमारा क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा, 15,000 एज इट इज आएगा। और फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पे भी क्लबिंग का प्रोविजन नहीं होगा, ये भी मिसेस रवि के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। समझ में आया बात? जोड़ दिए 2,30,000, यहाँ जोड़ दिए 30,000, 15, 45 और 20, 65,000। तो दिक्कत, बात समझ में आया? पॉइंट क्या है ये समझना है। केवल रेमुनेशन का क्लबिंग का प्रोविजन है ये, हर इनकम को क्लब नहीं कर देना है रवि के हैंड में। जो रेमुनेशन मिल रहा है उसको उस कंपनी से जिसमें रवि का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, केवल रेमुनेशन क्लब होगा, हर चीज नहीं। समझ में आया बात? अब यही क्वेश्चन में अगर लिख देता कि नहीं मिसेस रवि इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, या वो बीटेक किए हुए है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके पास, उसके बेसिस पे उसको जॉब मिला तो क्लबिंग होता ही नहीं। तब तो सारा इनकम मिसेस रवि के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। क्लियर? चलो, इसी से रिलेटेड दूसरा प्रोविजन, इफ बोथ स्पाउस हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर दोनों ही स्पाउस का उसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का एक ही कंपनी में, तब क्या होगा भाई? तब कैसे क्लबिंग होगा? तो इस केस में हमारा प्रोविजन बोलता है भाई, ठीक है, इस केस में क्लबिंग उस स्पाउस के हैंड में होगा जिसका अदर इनकम अदर देन रेमुनरेशन ग्रेटर होगा। ठीक है, दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मान लो एक्स लिमिटेड में ही है और वाइफ भी उसमें जॉब कर रही है और हस्बैंड भी मान लो उसी कंपनी में जॉब कर रहा है सपोज, या नहीं भी कर रहा है, तो दोनों में से क्लबिंग किसके हैंड में होगा? किसके हैंड में हम क्लब करेंगे इनकम को?
उसके हैंड में क्लब करेंगे जिसका अदर इनकम, माने उस रेम्यूनरेशन को छोड़ करके अदर इनकम जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग remuneration will be included in the hands of the spouse which have greater अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब रेम्यूनरेशन को छोड़कर बाकी जो अदर इनकम है। अदर इनकम का मतलब नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मत चलिएगा। अदर इनकम का मतलब अदर देन रेम्यूनरेशन। ठीक है, अदर इनकम का मतलब यहाँ है इनकम अदर देन रेम्यूनरेशन। इनकम अदर देन रेम्यूनरेशन। जिस स्पाउस का इनकम अदर देन रेम्यूनरेशन ज़्यादा होगा उसी के हैंड में क्लब होगा आपका रेम्यूनरेशन। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर रवि and Mrs. Ravi both have substantial interest in X Limited। ठीक है, Mr. Ravi and Mrs. Ravi both employed with X Limited। Following details given। मिस्टर रवि, मिसेस रवि सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड 2,60,000, 2,10,000। इंटरेस्ट इनकम 50,000, 30,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,10,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। हमको डिसाइड करना है जो सैलरी मिल रहा है एक्स लिमिटेड से वो किसके हैंड में क्लब होगा। तो उस सैलरी को छोड़कर, चूंकि दोनों ही वाइफ हस्बैंड दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो इसको छोड़ करके हम पहले इसका टोटल इनकम निकाल लेंगे।
इसको छोड़ करके, सैलरी को छोड़ करके, ठीक है, जिस इनकम को क्लब करना है क्या, उसको छोड़ करके, रेम्युनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द स्पाउस विच हैव ग्रेटर अदर इनकम, जिसका ग्रेटर होगा लेकिन अदर इनकम मतलब रेम्युनरेशन को छोड़कर जो इनकम है वो जिसका बड़ा होगा, ठीक है ना। चलो, मिस्टर रवि, मिसेस रवि, हम उसको छोड़कर बाकी सारा इनकम लिख देते हैं। इंटरेस्ट इनकम 50,000, इसका 30,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,10,000, ठीक है, इसमें नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें नहीं है, इसमें है, ऐड कर दीजिए। 1,60,000, 1,10,000, ठीक है। तो ये अदर देन रेम्युनरेशन, ये इनकम निकल गया। अब ये दोनों में से किसका इनकम बड़ा है, तो ऑब्वियसली मिस्टर रवि का बड़ा है, 1,60,000 है, ठीक है। तो चूंकि रवि का इनकम 1,60,000 ज़्यादा है इन कंपेयर टू मिसेस रवि, ठीक है, तो जो रेम्युनरेशन है वो इसी में क्लब हो जाएगा। तो सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड, दोनों का इसी में आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। मिस्टर रवि का कितना था, 2,60,000, और जो मिसेस रवि का सैलरी है वो भी इसी में ऐड होगा, 2,10,000। क्यों? क्योंकि अदर इनकम मिस्टर रवि का ज़्यादा था, इसको ऐड कर देंगे। अब ये टोटल इनकम निकल गया हमारा 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख और एक 5 लाख, 5 लाख, 6,20,000 और 10, 6,30,000। ठीक है, समझने के लिए हम प्रोविजन फिर से लिख देते हैं। सिंस अदर इनकम ऑफ मिस्टर रवि is greater than Mrs. Ravi, so remuneration from X Limited taxable in the hands of Ravi. लिख लिया जी? हाँ सर। समझ में आया बात? अब यहीं लिख देता, मान लो इस क्वेश्चन में नहीं, मिसेस रवि जो है इज एमबीए करके उसको जॉब मिला है, तो फिर तो सैलरी का क्लबिंग नहीं होगा। मिसेस रवि अगर एमबीए किए हुए है तो कैसे क्लबिंग होगा? तो स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आया बात? क्लबिंग का प्रोविजन तो तभी अट्रैक्ट होगा भाई जब कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट, स्किल, टैलेंट वगैरह नहीं है स्पाउस के पास। समझ में आया बात? तो क्लबिंग किसका करना है? ओनली एंड ओनली रेम्युनरेशन फ्रॉम द कंपनी इन विच स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अदर इनकम का क्लबिंग नहीं करेंगे। उसी कंपनी से अगर हमको डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका क्लबिंग नहीं होगा। ओनली एंड ओनली रेम्युनरेशन पे ये प्रोविजन लगता है, अदर इनकम पे नहीं लगता है।
क्लियर? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। स्पाउस को छोड़ देते हैं, स्पाउस से रिलेटेड सारा टॉपिक कर लिए। अब आइए आ जाते हैं हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू सन्स वाइफ। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सन्स वाइफ। समझ में आया बात? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सन्स वाइफ। सन्स वाइफ को एसेट्स हमने ट्रांसफ़र किया। आइए, सन्स वाइफ को अगर एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका जो इनकम है इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर टैक्सेबल होगा। ये तो सिंपल प्रोविजन हुआ। इनकम फ्रॉम assets included in the hands of transferor, जो ट्रांसफरर है, ठीक है। इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। तो फॉलोइंग कंडीशन क्या है? पहला वाला टॉपिक में जो पढ़े थे वही, कि मैरिज एग्जिस्ट कर रहा है। मैरिज एग्जिस्ट किसके बीच में? बिटवीन सन एंड सन्स वाइफ। ठीक है। at the time of transfer, ठीक है। दूसरा इसमें, और at the time of income accrue, जब इनकम एक्रू हुआ उस समय भी हमारा मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए। ये तो पुराना प्रोविजन है, पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है ये। मैरिज एग्जिस्ट करेगा तब ने वो सन्स वाइफ है। अब मैरिज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सन्स वाइफ नहीं ना है, तो फिर वो कैसे क्लबिंग होगा? तो दोनों टाइम पे मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र भी और एट द टाइम ऑफ इनकम एक्रू भी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, there is no agreement to live apart। हम ऐसा सन्स के वाइफ को प्रॉपर्टी दे दिया, बोले तो मेरा बेटा छोड़ दो तुम, ठीक है। प्रॉपर्टी दे दी, उसके नाम पे कर दिए, बोला अब तुम जो है अलग रहो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनकम जो भी होगा उस एसेट से हमारा वो ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर?
आइए नेक्स्ट, इसी में कैश गिफ्ट टू सन्स वाइफ, ठीक है, कैश गिफ्ट मिला सन्स वाइफ को। सन्स वाइफ इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। तो सेम प्रोविजन है भैया जो ऊपर पढ़े थे अभी। अगर स्पाउस को गिफ्ट मिल रहा था कैश, तो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो उसका जो प्रोविजन था ऊपर अभी जो हम लोग पढ़े थे भैया सेम है, ठीक है, सेम प्रोविजन, यही प्रोविजन लगेगा। कैश गिफ्ट जो अगर स्पाउस की जगह हम सन्स वाइफ को भी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी यही प्रोविजन लगेगा, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं है। पुराना बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में वो कैपिटल का पार्ट होना चाहिए, तब वो हमारा क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। अगर नया बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वो जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस साल में जितना भी प्रॉफिट हुआ उस पर भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। सेम प्रोविजन, कुछ नया नहीं है। समझ में आया बात? इसीलिए हम फिर से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट कि भैया सेम प्रोविजन एज इन केस ऑफ स्पाउस, सेम प्रोविजन एज इन केस ऑफ स्पाउस। तो आप वहां पर, ठीक है, कुछ नया नहीं है, सेम चीज होगा, सेम तरह से भैया, कुछ नया नहीं है। ओके, समझ में आया बात? चलो, ये हो गया बात खत्म। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर का मतलब क्या हुआ? एज लेस देन 18 ईयर। ठीक है, एज लेस देन 18 ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर का हम बना रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के एंड में उसका एज जो है चाइल्ड का 18 साल से कम है, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस केस में क्या है? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अच्छा, माइनर चाइल्ड में सब आएगा, क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए, माइनर चाइल्ड का मतलब वो सन, डॉटर और मैरिड माइनर डॉटर अगर है तो वो भी आएगा। सन, डॉटर और मैरिड माइनर डॉटर। इवन द एडॉप्टेड सन भी होगा ना, एडॉप्टेड चाइल्ड भी आएगा, वो भी हमारा। बट एक्सक्लूड इलेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब इलीगल जो इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो कानूनी रूप से सही नहीं माना गया, इलेजिटिमेट चाइल्ड है। ठीक है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें।
बाकी सबको इंक्लूड, सन, डॉटर, मैरिड माइनर डॉटर, एडॉप्टेड चिल्ड्रन भी माना जाएगा, ठीक है, लेकिन इलेजिटिमेट चाइल्ड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। तो दो सिचुएशन, इफ मैरिज एग्जिस्ट करता है, इफ मैरिज एग्जिस्ट बिटवीन पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स जो हैं चाइल्ड के, उनका मैरिज अभी भी बरकरार है, टूटा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्लबिंग किसके हैंड में होगा? तो इनकम, उस केस में इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट whose total income excluding minor income, माइनर का इनकम छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग माइनर इनकम इज ग्रेटर, ठीक है, माइनर का इनकम को छोड़ करके, ठीक है, जिस पेरेंट का इनकम ज़्यादा होगा उसके हैंड में हमारा क्लबिंग होगा माइनर का इनकम। क्लियर? माइनर का इनकम छोड़ करके। दूसरा केस, इफ मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट, हेलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, हम आपको थोड़ा क्लास ख़त्म करके दे देते हैं, ठीक। इफ मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मैरिज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पेरेंट्स का, तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट who maintain the minor child, who maintain the minor child. Clear? मैरिज एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों पेरेंट में से देखेंगे किसका टोटल इनकम ज़्यादा है, माइनर का इनकम को छोड़कर, उसका इनकम बिना कंसिडर किए किसका इनकम ज़्यादा है उसके हैंड में माइनर का इनकम को ऐड कर देंगे। और अगर मैरिज एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो माइनर चाइल्ड किसके साथ रह रहा, मेंटेन करने का मतलब ऑब्वियसली जिसके साथ रह रहा है, या तो मम्मी के साथ रह रहा होगा या पापा के साथ, जिसके साथ रह रहा है उसी के हैंड में उसका इनकम हम क्लब कर देंगे। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है, क्लबिंग नॉट अट्रैक्टेड, यानी माइनर का इनकम क्लब नहीं होगा। कब? अगर माइनर इज हैंडीकैप्ड और फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड,
अंडर सेक्शन 80U। अगर 80U के तहत उसको डिसेबल चाइल्ड माना जाता है तो क्लबिंग नहीं होगा माइनर का इनकम। दूसरा, इनकम जो है, इनकम फ्रॉम स्पेशल स्किल, टैलेंट, क्या उसको बोलते हैं, मैनुअल वर्क, ठीक है। कोई स्किल है, कोई टैलेंट है माइनर चाइल्ड का, उसके बेसिस पे उसको इनकम हो रहा है। मैनुअल वर्क करके वो इनकम को अर्न कर रहा है, ठीक है, तो क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। मैनुअल मतलब सपोज चाइल्ड जो है, वो माइनर चाइल्ड जो है वो लेबर की तरह काम करता है, फिर उसको इनकम आता है उसका, तो वो इनकम जो है इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। या कहीं भी कोई काम करके वो इनकम को जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो उस तरह का इनकम क्लब नहीं होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो क्लबिंग नहीं होगा। और अगर कोई स्पेशल स्किल, टैलेंट के थ्रू माइनर का इनकम आ रहा है या मैनुअल वर्क के थ्रू आ रहा है, तो भी क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर? चलो, अब मान लो क्लबिंग हुआ, क्लबिंग कर रहे हैं किसी के पेरेंट्स के हैंड में, तो जिस पेरेंट्स के हैंड में हम क्लब कर रहे हैं उसको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन अलाउड ₹1500 पर चाइल्ड, ठीक है, मैक्सिमम 1500 पर चाइल्ड, और द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब्ड, जितना माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब हो रहा है, दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज लेस। मान लो कि माइनर का इनकम 3000 है, सारा इनकम पेरेंट के हैंड में ऐड कर दिए, तो 3000 में से 1500 घटा देंगे, तो 1500 ही हमारा टैक्सेबल होगा, यानी इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन मान लो इनकम ही माइनर का 1000 रुपया है, तो डिडक्शन उस केस में 1500 नहीं मिलेगा, 1000 मैक्सिमम मिलेगा। और वो एक चाइल्ड का, मान लो 2 माइनर चाइल्ड है और दोनों का इनकम क्लब हो रहा है, तो एक चाइल्ड में 1500 का, फिर दूसरे में भी 1500 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। हेलो, बोलो। हाँ, नहीं बोलो, क्या बात है? केवल ग्रुप 2? कोई बात नहीं, दे दो, कोई दिक्कत, जो तुमको इजी लगता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जो भी इजी लगता है वही दो। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी तुमको डाउट होगा बता देना। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ले रहे हैं, एफएम का क्लास शुरू किए हैं। हाँ, कर लेना, सुबह में होगा 6:30 बजे, ठीक है। ठीक, ओके। ओके, समझ में आया जी? बोलता नहीं है कोई, तुम लोग खाली हम ही बोल रहे हैं, तुम लोग चुप रहता है। हाँ सर। है? तो माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होगा पेरेंट्स के हैंड में। अगर मैरिज एग्जिस्ट करता है तो दोनों पेरेंट्स का अलग अलग इनकम निकालिएगा, जिसका ज़्यादा होगा माइनर का इनकम को छोड़कर, लेकिन माइनर का इनकम को ऐड करके नहीं देखना है, छोड़ करके जिसका ज़्यादा होगा उसके हैंड में माइनर का इनकम को जोड़ देंगे। जब थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा ना। जिसके हैंड में माइनर का इनकम जोड़ेंगे तो 1500 का डिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है।
अब माइनर मान लो जो जी है कि 31 अगस्त उसका बर्थडे है, मान लेते हैं 31 अगस्त को उसका एज 18 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। तब क्या होगा भाई, कैसे करेंगे? तो कुछ प्रोविजन सिंपल है भैया, बोलता है जब तक वो माइनर था तब तक का इनकम आप पेरेंट्स के हैंड में ऐड कर दीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना वो माइनर था, ठीक है। 5 महीना का इनकम आप पेरेंट्स के हैंड में ऐड कर दीजिए, बाकी जो 7 महीना का इनकम है वो उसके हैंड में ही टैक्सेबल हो जाएगा, माइनर के हैंड में ही। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया कि इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर वो माइनर जो है कन्वर्ट हो जा रहा है मेजर में, तो जिस दिन तक वो माइनर था उस दिन तक का इनकम पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगा और उसके बाद के पीरियड का इनकम उसके हैंड में ही टैक्सेबल होगा। क्लियर? ये भी लिख लेते हैं हम लोग। इफ minor becomes major during previous year, तो ध्यान क्या रखना है, इनकम ऑफ चाइल्ड टिल he is minor क्लबिंग यहां तक होगा, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है। इनकम जब वो इनकम ऑफ चाइल्ड when becomes major, no clubbing, यानी ये इनकम टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? सर थोड़ा सा छूट गया है ऊपर में। ऊपर में छोटा है, कहाँ छोटा है बताओ? यहाँ, वहाँ, यहाँ कहाँ? माइनर चाइल्ड के ऊपर। उसके भी ऊपर और कहाँ? बस 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 लिख लो। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा सर। हो गया? तो 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया? चलो,
ये सब क्वेश्चन हम लोग कल बना लेंगे। आज नेक्स्ट है क्रॉस ट्रांसफर। मिस्टर रवि अपना भाई को बोला कि भैया जब हम अपने वाइफ को स्पाउस को देंगे कोई एसेट्स तब ना क्लब होगा मेरे हैंड में। हम ऐसा करते हैं कि हम जो है आपके वाइफ के नाम पे कर देते हैं, वाइफ ऑफ ब्रदर, तब तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं होगा। और आप क्या कीजिए ना, और ब्रदर ऑफ वाइफ, ब्रदर ऑफ रवि, मैंने रवि का ब्रदर जो है वाइफ ऑफ रवि को ट्रांसफर कर देगा। ऐसे कर दीजिए आप। रवि बोला हम आपके वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं और आप जो है मेरे वाइफ को ट्रांसफर कर दीजिए, तब तो क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। वहीं आता है ये क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर इसी तरह के केसेस में अप्लाई होगा, जहां पर कि एक स्पाउस अपने स्पाउस को नहीं ट्रांसफर कर रहा, अपने रिलेटिव के स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो उसको भी हम क्लब करेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन आता है क्रॉस ट्रांसफर का, व्हेन अ ब्रदर ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू द वाइफ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर and elder brother transfer the property in the hands of in the name of wife of younger brother, ठीक है, तो उस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। माना जाएगा कि मिस्टर रवि ने अपने ही वाइफ को ट्रांसफर किया, ठीक है। यानी मिस्टर रवि के वाइफ को, अगर हम पूरा एग्जाम्पल आपको पूरा डिटेल में लिख दें कि भैया एक है मिस्टर रवि, ये हो गई मिसेस रवि, ये है मान लो मिस्टर मोहन, ये हो गया मिसेस मोहन, इसने इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, ठीक है, इसने इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो इसके हैंड में जो प्रॉपर्टी आ रहा है यहां से एक्चुअल में, लेकिन माना जाएगा जो मिसेस रवि के हैंड में प्रॉपर्टी आया, ये जो प्रॉपर्टी आया, ये एज्यूम किया जाएगा, एज्यूम दैट ट्रांसफर फ्रॉम रवि, रवि के ने ही ट्रांसफर किया अपने वाइफ को, ठीक है, ये एज्यूम करके, ठीक है, आपको इस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम आएगा, इस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम आएगा वो रवि के हैंड में क्लब हो जाएगा। उसी तरह से यहां मिसेस मोहन को जो प्रॉपर्टी आया, ठीक है, प्रॉपर्टी जो आया ये यहां माना जाएगा कि एज्यूम किया जाएगा कि दैट ट्रांसफर फ्रॉम मोहन, मोहन ने ही ट्रांसफर किया। अब इस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम बनेगा, ठीक है, वो मोहन के हैंड में टैक्सेबल होगा, इसका जो भी इनकम आएगा वो मोहन के हैंड में क्लब होगा। तो क्रॉस ट्रांसफर इस तरह के सिचुएशन में अप्लाई होता है जहां हस्बैंड जो है अपने वाइफ को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के वाइफ को, यानी अपने भाई के वाइफ को या अपने किसी रिलेटिव के वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है और उसको बोलता है कि तुम मेरे वाइफ को ट्रांसफर कर दो। तो क्रॉस ट्रांसफर में यही प्रोविजन है, ठीक है, समझ गए बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये हो गया हमारा, लगभग ये क्लबिंग ख़त्म हो गया। कल हम लोग सारा क्वेश्चन पूरा आपका जो भी नोट्स में दिया हुआ है, कल क्वेश्चन सारा डिस्कस कर देंगे। तो कल क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक पूरा कंप्लीट।
डायरेक्ट क्वेश्चन इसका बहुत रेयर पूछता है, ठीक है, हम आपको पहले भी बताएं, लेकिन कभी कभी किसी मान लो सैलरी इनकम में ही डाल देगा कि क्लब माइनर का इनकम है, तो माइनर चाइल्ड का इनकम है तो सैलरी इनकम निकालने के बाद माइनर का चाइल्ड भी उसी एसएससी के हैंड में ऐड कर देंगे। क्लियर? चलो आज इतना ही, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे, कल के बाद करेंगे फिर हम लोग।